हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार जीविका भर्ती सीरीज। इसमें हम लोग हर दिन अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस करूंगा मैं, और साथ में एमसीक्यू भी कंडक्ट करवाऊंगा। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्कीम्स यानी कि योजनाएं। तो ये योजनाएं बिहार सरकार की भी होंगी और केंद्र सरकार की भी महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी। वो हम लोग यहाँ पे अच्छे से इसे डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारे पोस्ट के लिए वैलिड है। मतलब ऐसा किसी खास पोस्ट के लिए यह स्कीम नहीं है, बल्कि सारे पोस्ट में स्कीम से सवाल रहेंगे, चाहे वह सब्जेक्ट नॉलेज में रहे या फिर जीएस पोर्शन में। जीएस पोर्शन में तो इसे पूछा जाना ही है, लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज में जिस भी पोस्ट में पूछा जाएगा वह आप यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इसमें मैंने पूरा डिटेल दिया है संपूर्ण जानकारी के साथ, और लास्ट में मैंने एमसीक्यू भी कंडक्ट करवाया है। आज क्लास 1 है, इससे रिलेटेड डेली एक वीडियो आएगा। आज स्कीम्स का है, हो सकता है कल करंट अफेयर का किसी और टॉपिक से रहे, या फिर मैथ के टॉपिक से रहे, या फिर सब्जेक्ट नॉलेज के। तो ये सीरीज कंटिन्यूड रहेगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। तो स्कीम्स को यानी कि योजनाएं को एक एक करके डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि योजना बेसिकली होता क्या है, उनका विभाजन किस प्रकार से होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो योजनाएं लाती हैं उनमें क्या अंतर होता है और उनका क्या योगदान होता है। देखिए, ये समझाने का या इतना डेप्थ नॉलेज देने का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उनका लेवल हर दिन बढ़ते जा रहा है। कंपटीशन भी उसमें बढ़ते जा रहा है, और क्वेश्चंस के लेवल भी ये लोग चेंज करते जा रहे हैं, कोई सा भी आयोग हो। तो जीविका भी जरूरी नहीं है कि जो पिछले बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा था सेम उसी बेस पे क्वेश्चन रहेगा। लेकिन जब आपको किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज रहेगा तो किसी तरीके का क्वेश्चन रहे आप उसे टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने वही समझाने की कोशिश की है, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। योजना बेसिकली क्या होता है, स्कीम हम लोग आम भाषा में तो जानते हैं, लेकिन टेक्निकली इसे क्या बोला जाता है। तो योजना बेसिकली एक नियोजित कार्यक्रम या पहल होती है जिसमें सरकार हो गई या फिर किसी प्रकार की संगठन या फिर संस्थान वह क्या करते हैं, विशेष उद्देश्य को एक निश्चित समय सीमा में प्राप्त करने के लिए यह शुरू किया जाता है। तो स्कीम का मतलब बेसिकली यही होती है। योजनाएं अक्सर सामाजिक हो सकती हैं, आर्थिक या फिर बुनियादी ढांचे या विकास से जुड़े मुद्दों को संबोधित करती है, और इनके लिए अलग बजट, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इनके लिए अलग से बजट का एलोकेशन होता है और दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस भी बनाए जाते हैं। इसका उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं। तो लक्षित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना, जैसे कि स्वास्थ्य के रिगार्डिंग बहुत सारे स्कीम्स हम लोग सुने होंगे। फिर शिक्षा हो गई, शिक्षा में भी बहुत सारे स्कीम्स हैं। ग्रामीण क्षेत्र जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये जीविका जो है ग्रामीण क्षेत्र से ही रिलेटेड है। असमानता और गरीबी को कम करना है। बेसिकली स्कीम का मेन मोटिव यही रहता है कि जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, उसको कम करना है, और गरीबी उन्मूलन भी इसका एक उद्देश्य होता है। फिर लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना, मतलब कि जो भी स्कीम्स हैं अगर वो लाभार्थी तक पहुंच ही नहीं पाए, लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए जिसे आप टारगेट कर रहे हैं, तब फिर उसका कोई फायदा नहीं। इसीलिए स्कीम्स जो होती हैं यह कोशिश करती हैं कि जो लाभार्थी हैं उन तक ये पहुंच जाए और वह इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका रहे। और सबसे लास्ट में बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार करना। तो जाहिर सा बात है, अगर कोई रोड, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जिसे बोलते हैं आधारभूत संरचना, उससे रिलेटेड कोई स्कीम होगी तो बुनियादी ढांचा जाहिर सा बात है बनेगा ही, और सेवाओं सर्विसेज में भी इम्प्रूवमेंट होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं स्कीम्स को कई प्रकार से बांटा गया है। देखिए, स्कीम्स जो होता है वह प्रशासनिक रूप से भी हो सकता है, कवरेज एरिया मतलब किस एरिया को वह टारगेट कर रहा है, या फिर किसी खास सेक्टर बेस्ड स्कीम्स हो सकते हैं जब लॉन्च किया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक में भी दो पार्ट होता है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। यहाँ पे एक और होता है स्टेट सेक्टर स्कीम्स। उसके बाद कवरेज एरिया। तो कवरेज एरिया होता है जैसे कि कितने एरिया को आप कवर कर रहे हैं, पूरा देश को आप कवर कर रहे हैं, किसी खास राज्य को कवर कर रहे हैं, या फिर किसी ब्लॉक, विलेज या फिर डिस्ट्रिक्ट को वो स्कीम कवर कर रहा है, उस बेसिस पे होता है। फिर होता है आपका सेक्टर जैसे कि सोशल वेलफेयर हो गया, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना। अब चलिए इसे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो योजनाओं के प्रकार सबसे पहले यहाँ बांटा गया है बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक आधार पर। तो प्रशासनिक आधार पर जो स्कीम्स होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स यानी कि केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं। दूसरा होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, केंद्र प्रायोजित योजनाएं। और तीसरा होता है स्टेट स्कीम्स यानी कि राज्य योजनाएं। तो देखिए, नाम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस इससे भी रह सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स यानी कि केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं। तो इसमें क्या होता है, 100 इस स्कीम्स में जो फंड एलोकेशन होता है यानी वित्त पोषण, वह पूरी
तरह केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, यानी 100% इसका जो फंड होता है स्कीम का वह केंद्र सरकार करती है। और इसमें जो सीधा क्रियान्वयन होता है यानी डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो सपोज करिए कि एग्रीकल्चर का कोई स्कीम है तो यूनियन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर का यूनियन मिनिस्ट्री वह इसे हैंडल करेगी, उसके लिए यह रिस्पॉन्सिबल होगी। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं पीएम किसान योजना, पीएम मुद्रा योजना, यह हो गया सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। अब दूसरा हम लोग देखते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो स्पॉन्सर आप जानते होंगे, किसी भी चीज़ को अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं यानी कि उसमें आप वित्त पोषण कर रहे हैं, उसमें पूरा पूरी आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, थोड़ा सा ही इन्वॉल्वमेंट है। तो इसे हम लोग देखते हैं केंद्र प्रायोजित योजनाएं। इसमें क्या है, केंद्र और राज्य दोनों द्वारा वित्त पोषण किया जाता है, लेकिन एक अनुपात में, रेशियो में। तो रेशियो किस प्रकार से हो सकता है, देखिए नॉर्मल स्टेट्स के लिए रेशियो अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 60-40, 60 का मतलब हो गया कि केंद्र सरकार 60% देगी, जो भी उस स्कीम का फंड होगा, बजट होगा, वह 60% केंद्र सरकार देगी, और जिस स्टेट में इंप्लीमेंट किया जा रहा है वह स्टेट इसका 40% देगी। लेकिन यही रेशियो जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट या फिर आपका हिमालयन स्टेट के लिए चेंज हो जाता है। उसमें केंद्र सरकार पूरा 90% देती है, और मात्र ये सब जो स्टेट होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वो मात्र 10% ही देती है स्कीम के बजट जो है, जो फंड है। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद इसका जो क्रियान्वयन होता है ये राज्य सरकार द्वारा होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का, लेकिन दिशा निर्देश जो होते हैं वह केंद्र के होते हैं। एग्जाम्पल एमजी नरेगा, कई लोग इसे मनरेगा भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये एमजी नरेगा है। उसके बाद दूसरा है नेशनल हेल्थ मिशन। फिर तीसरा हम लोग देखते हैं स्टेट स्कीम यानी कि राज्य योजनाएं। तो यह पूरी तरीके से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। तो जिस भी स्टेट के लिए खास वो रहता है उसे बोला जाता है स्टेट स्कीम। जैसे कि हम लोग यहाँ एग्जाम्पल एक देख सकते हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। तो यह बिहार की स्कीम है, यह बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए इसे स्टेट स्कीम बोला जाएगा। तो यह हमने देख लिया प्रशासनिक आधार पर किस तरीके की योजनाएं होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कवरेज के आधार पर। तो कवरेज के आधार पर 3 तरीके के स्कीम्स होते हैं। नेशनल स्कीम्स यानी पूरे भारत में लागू होता है। दूसरा होता है रीजनल स्कीम्स यानी कि क्षेत्रीय योजनाएं, किसी विशिष्ट क्षेत्र या फिर राज्य में यह लागू किया जाता है। और सबसे लास्ट में है लोकल स्कीम्स यानी कि स्थानीय योजनाएं, यह विशिष्ट जिलों, प्रखंडों या फिर गाँवों को लक्ष्य करती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इसे डिटेल में आगे पढ़ेंगे कौन कौन से स्कीम्स जो हैं वो नेशनल स्कीम्स हैं, रीजनल स्कीम्स हैं या फिर लोकल स्कीम्स हैं। अब तीसरे प्रकार से वर्गीकृत किया गया है वो है बेस्ड ऑन सेक्टर यानी कि विषय के आधार पर योजनाओं को बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहला था एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक आधार पर, वह इंपॉर्टेंट है, और दूसरा यह इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि सबसे पहला हम लोग देखते हैं सामाजिक कल्याण योजनाएं। तो ये इसका बेसिकली एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, तो जो कमजोर वर्ग के सेक्शन होते हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन या फिर बुजुर्ग लोग या फिर डिसेबल्ड लोग, उनके लिए खास अगर यह कोई स्कीम लाया जा रहा है तो वह सोशल वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत ही लाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं पीएम जनधन योजना या फिर ओल्ड एज पेंशन स्कीम। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम यानी कि आर्थिक विकास योजनाएं। तो यह क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार पे यह फोकस करती है। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यमिता। अगर जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या फिर बिजनेस को, सिर्फ बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए नहीं, जैसे कि यह बात होती है एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं नौकरी के पीछे भागते हैं, कुछ लोग होते हैं कि नहीं उन्हें बिजनेस करना। तो बिजनेस करने के क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं, अगर उस चीज़ को डिस्कस किया जाए और उसको प्रमोट किया जाए, उसे बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। और तीसरा है बिजनेस ग्रोथ यानी कि व्यापार में किस तरीके से बढ़ोतरी होगी वह इस स्कीम में फोकस किया जाता है। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया हो गया। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत क्या है कि युवाओं को यह मोटिवेट किया जाता है कि आप किसी तरीके का बिजनेस करिए, उसके लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम में आप रजिस्टर करके वहाँ से फंड आप रेज कर सकते हैं। ये सब स्कीम्स होते हैं, वो बाद में डिस्कस करूंगा। फिर तीसरा है बुनियादी ढांचा विकास योजनाएं। इसके तहत किस चीज़ को डेवलप किया जाता है, तो रोड हो गए, रेलवेज हो गए, हाउसिंग हो गया या फिर इरिगेशन यानी सिंचाई को डेवलपमेंट किया जाता है, उनका देख रेख किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं पीएम ग्राम सड़क योजना, स्मार्ट सिटीज मिशन। तो ये सब एक स्कीम ही है जिसके तहत किसी शहर को, उसके रोड को डेवलप किया जा रहा है। फिर चौथा है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम यानी कि कृषि व ग्रामीण विकास योजनाएं। तो देखिए ये सब स्कीम्स जो है नाम से स्पष्ट होते हैं, और आगे आप जो भी स्कीम्स एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं तो यह स्कीम है किस मंत्रालय द्वारा और किस क्षेत्र के लिए डेवलप किया जाता है। बेसिकली स्कीम में ये सब क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। तो आपको नाम अगर उस स्कीम का पता होगा तो आपको यह आइडिया लग जाएगा कि हाँ यह किस
सेक्टर को टारगेट कर रहा है, तो जाहिर सा बात है उससे आपको यह भी पता चल जाएगा उसके मंत्रालय का। जैसे कि यह 4th नंबर है, यह क्या कर रही है, फार्मिंग को सपोर्ट करती है, यानी कि खेती को सपोर्ट करती है, सिंचाई को, और रूरल एम्प्लॉयमेंट को भी यह सपोर्ट करती है, उसे अपलिफ्ट करती है। एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं पीएम फसल बीमा योजना और एमजी नरेगा। उसके बाद है 5th हेल्थ एंड एजुकेशन स्कीम्स। तो ये बेसिकली क्या करती है, बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। तो ये इसका उद्देश्य होता है कि अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड करें और जो शिक्षा का लेवल है उसे हम लोग बढ़ाएं। तो एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं आयुष्मान भारत, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए, एक दो बाद में डिटेलिंग में हम लोग पढ़ेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं स्कीम्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि स्कीम में हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले उसका नाम, इसका उद्देश्य क्या है, यह कब स्टार्ट किया गया था, उसकी प्रमुख विशेषताएं, और इसमें कौन लोग पात्रता मतलब हैं, एलिजिबल हैं इसे लेने के लिए, इससे क्या लाभ मिलेगा और कौन सा मंत्रालय इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि यह किस प्रकार का स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या फिर स्टेट स्कीम है। तो ये स्कीम रहा एमजी नरेगा। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब इसे स्टार्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन यह स्टेट के लिए है, तो इसका वित्त पोषण जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जिसके वयस्क 18 साल से ऊपर जो होते हैं, वो लोग अगर अकुशल श्रमिक के रूप में काम करना चाहते हैं, अकुशल श्रमिक मतलब कि ऐसा कोई स्किल्ड काम नहीं चाहिए आपको, कोई उसमें खास कुशलता नहीं चाहिए, कोई किसी तरीके का टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, नॉर्मल सा अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह स्कीम क्या करती है, प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों का गारंटीड रोजगार प्रदान करती है। एमजी नरेगा के अंतर्गत यह स्टार्ट किया गया था वर्ष 2005 में। अब चलिए इसके कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो यह बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य का यह कानूनी अधिकार है एमजी नरेगा। उसके बाद न्यूनतम वैधानिक वेतन के अनुसार भुगतान होती है। तो यह वैधानिक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसमें मिनिमम वेज जो है वह फिक्स किया गया है, और इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। कम से कम 1/3 लाभार्थी, मतलब कि 3 में से 1 जो लाभार्थी होंगे वह महिलाएं होंगी। कार्य कौन कौन से कार्य इसमें किए जाते हैं, जैसे जल संरक्षण, ग्रामीण सड़क निर्माण या फिर वृक्षारोपण। देखिए इस स्कीम के अंतर्गत किस तरीके के काम होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए नहीं, बेसिक नॉलेज से ही यह काम होता है। तो ये अनस्किल्ड लेबर के लिए है। इसमें बेसिकली काम होता है, जैसे कि सपोज करिए कोई वेटलैंड है, आर्द्र भूमि किसी गांव में है, उसे उसका निर्माण करना है या फिर उसका संरक्षण करना है, तो उसमें उसके लिए आपको लेबर की ज़रूरत होगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एमजी नरेगा के अंतर्गत वो स्कीम में जो लेबर है वह इनरोल करके उस चीज़ को डेवलप करेंगे, और यह नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। फिर ग्रामीण सड़क में उसे बनाना है, ग्रामीण सड़क को भी, तो उसमें भी उसका ये यूज़ किया जाता है। वृक्षारोपण में भी यह इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पात्रता, मतलब कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी ग्रामीण परिवार से बिलोंग करते हैं और वो लोग हाथ से काम करने के लिए तैयार हों। हाथ से काम करने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको गड्ढे खोदने हैं तो आपको हाथ से खोदने होंगे, मतलब उसमें कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी तरीके के कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं, कुल्हाड़ी फावड़ा से ही वह काम हो जाता है। वैसे लोग अगर काम करने के लिए रेडी हैं, वो लोग एमजी नरेगा के अंतर्गत इसे अप्लाई कर सकते हैं। लाभ क्या मिलेगा इसमें, तो रोजगार सुरक्षा मिलती है, 100 दिन की मिनिमम गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ग्रामीण संपत्ति निर्माण होती है। जाहिर सा बात है, अगर वहाँ कोई बिल्डिंग बन रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ग्रामीण संपत्ति का निर्माण हो रहा है। और महिला सशक्तिकरण को भी यह किसी न किसी तरीके से फायदा पहुंचाती है। कार्यान्वयन मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखिए इन्हीं सब चीज़ से क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम में। अब मैं स्कीम्स को इसी तरीके से एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। अगला स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा गया है। तो इसके उद्देश्य देखते हैं। 2024 तक बेसिकली ग्रामीण गरीब परिवारों को बुनियादी सुविधाओं सहित पक्का मकान उपलब्ध कराना है। तो इसका उद्देश्य आपने देख लिया। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, ये मतलब ये लॉन्च कब किया गया था, तो वर्ष 2016 में। ये पहले से ही चल रहा था। पहले इसका नाम था इंदिरा आवास योजना, उसी को रिप्लेस करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया वर्ष 2016 में। अब इसकी मुख्य विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें लाभार्थियों का जो चयन है सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी कि SECC, सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस जो होता है उसके बेसिस पे किया जाता है। लाभार्थी का जो चुनाव होता है, मतलब इसमें चयन होता है।
और इसमें सहायता राशि क्या मिलती है, तो 1,20,000 मैदानी क्षेत्र के लिए और 1,30,000 पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें यह प्रदान किया जाता है पक्का मकान बनाने के लिए। न्यूनतम घर का आकार क्या होना चाहिए, तो 25 वर्ग मीटर, उसमें शौचालय रहित। तो यह आपको फंड एलोकेट कर दिया जाएगा, उसके बाद उसमें आपको डेवलपमेंट करना होगा। और यह पैसा जो है सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। तो ऐसा नहीं कि किसी मुखिया को या फिर पंचायत को आपको पैसा वहां से जाके कलेक्ट करना होगा। जो भी लाभार्थी होंगे उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट यह पैसा आता है। पात्रता, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, तो जिनके पास पक्का घर नहीं है या फिर कच्चा या जर्जर घर है वह लोग इसके लिए एलिजिबल है। लाभ क्या मिलेगा, तो सुरक्षित आवास मिलेगा, स्वच्छता होगी, गरिमा बढ़ेगी। जाहिर सा बात है, जिस भी गांव में देखेंगे कि सब जगह पक्का मकान है तो उस गांव की गरिमा बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। इसके कार्यान्वयन मंत्रालय कौन है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये सब चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट स्कीम हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यहाँ उसका शॉर्ट फॉर्म भी मैंने लिखा है, इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन रह सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा इसका वित्त पोषण होता है और राज्य सरकार द्वारा भी, लेकिन एक रेशियो में। इसका उद्देश्य हम लोग देखते हैं तो सभी अप्रयुक्त ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में उपयोग योग्य सड़क से जोड़ना। तो बेसिकली गांव में जो भी बस्ती हैं उनको क्या करना है, मेन रोड से जोड़ना इनका लक्ष्य है। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो वर्ष 2000 में। मुख्य विशेषताएं देखते हैं तो 500 या उससे अधिक जनसंख्या, जैसे कि पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों में 250 पॉपुलेशन है, मतलब वह जनसंख्या होनी चाहिए वाले गांव को जोड़ना। इसका वित्त पोषण क्या होता है, तो मैदानी क्षेत्र में 60-40 का रेशियो होता है। जो प्लेन एरिया होता है उसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट। और पहाड़ी क्षेत्रों में 90:10, मतलब कि 90% जो फंड का ये है अमाउंट है उसका 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी। आधुनिक सड़क निर्माण तकनीक का उपयोग, तो जिसमें जो रोड बनाए जाते हैं उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और पात्रता मतलब कहाँ पे यह बन सकता है, तो जनसंख्या मानदंड पूरे करने वाले गांव। तो जो इसका बेसिकली क्राइटेरिया है जनसंख्या, जनसंख्या मानदंड अगर पूरा हो रहा है तो वैसे गांव में यह चीज़, यह स्कीम अप्लाई हो सकती है। लाभ क्या मिलेगा, तो बाजार, स्वास्थ्य, शिक्षा तक पहुंच और तेज आर्थिक विकास। जाहिर सा बात है, अगर ऑल वेदर रोड बन जाएगा, ऑल वेदर रोड कहने का मतलब कि वह सभी मौसम में सही रहे। ऐसा नहीं कि बारिश के मौसम में वह डूब जाए और गर्मी के मौसम में वह रोड फट जाए, इस तरीके का नहीं। तो अगर एक ऑल वेदर रोड रहेगा तो जाहिर सा बात है वहाँ के लोग का जो कनेक्टिविटी है बाजार से ईजी हो जाएगी। स्वास्थ्य संस्थाएं तक, वहाँ तक लोग पहुँच सकते हैं, ईजी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और शिक्षा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक भी पहुँच जो होगी वो काफ़ी आसान हो जाएगी। तो इससे आर्थिक विकास होगा। और इसका कार्यान्वयन मंत्रालय कौन है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ये सब चीज़ आपने देख लिया। अब चलिए नेक्स्ट स्कीम को हम लोग देखते हैं। तो चलिए, ये स्कीम का नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है DDU-GKY। यहाँ उसका लोगो मैंने लगा रखा है। तो यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और यह जीविका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, DDU-GKY। इसका उद्देश्य सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान कर उनकी आय बढ़ाना। तो सबसे पहले हमने देखा था स्कीम MG नरेगा। उसमें क्या था, अनस्किल्ड लेबर जैसे हैं अगर उन्हें रोजगार प्रदान करना है तो उनके लिए था MG नरेगा। लेकिन सभी इंसान तो ऐसा नहीं है, सभी युवाएं अनस्किल्ड काम नहीं करना चाहते। जो लोग चाहते हैं कुछ स्किल सीखना, उनके पास पैसे की कमी है, तो यह जो DDU-GKY है यह मौका प्रदान करती है इस स्कीम के अंतर्गत कि आप लोग किसी न किसी तरीके का स्किल सीख सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्किल का लिस्ट रहता है, इम्पैनल इंस्टीट्यूट रहते हैं, वहाँ से जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। कुछ घंटों का ट्रेनिंग होता है या फिर कुछ दिनों का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके बाद जो युवा या फिर जो लोग इस स्कीम को अवेल कर लेते हैं वो सर्टिफिकेट दिखा के कहीं भी जॉब ले सकते हैं। तो जाहिर सा बात है इस बेसिस पे उनकी आय बढ़ेगी ही। इसे लॉन्च कब किया गया था, तो वर्ष 2014 में, और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब चलिए मुख्य विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। तो 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा, SC ST महिलाएं, दिव्यांग के लिए 45 वर्ष तक। तो ये रिजर्वेशन है, जैसे कि यूजुअल देखा जाए तो 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा हो गए
और इन सब के लिए 45 वर्ष तक रिलैक्सेशन है। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार आधारित प्रशिक्षण, यानी कि ऑन द जॉब भी ट्रेनिंग होती है, ऑफ द जॉब भी ट्रेनिंग होती है, और ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। सामाजिक रूप से वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान, तो ये बात ऊपर से स्पष्ट हो गया। अब परियोजना के प्रगति के आधार पर धनराशि जारी, जैसे कि जो भी प्रोजेक्ट होती हैं, जो भी स्कीम्स होती हैं, उसके डेवलपमेंट के बेसिस पे ही जो धनराशि है वह जारी की जाती है। पात्रता तो SECC यानी कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस, जातिगत जनगणना के आधार पर डेटा के अनुसार गरीब परिवारों के ग्रामीण युवा इसके लिए एलिजिबल हैं। लाभ क्या मिलेगा, तो उन्नत कौशल यानी कि बेहतर रोजगार अवसर, जाहिर सा बात है स्किल्ड लेबर को ज़्यादा रोजगार प्रदान होता है, और आय में वृद्धि। तो चलिए यहाँ हमने DDU GKY से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था, जो भी नॉलेज था, वो हमने ले लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीविका में एकदम डायरेक्ट दिया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है DAY, यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। यह इसका लोगो रहा। अब यह भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ऐसा नहीं कि यह सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें राज्य सरकार, जिस भी राज्य में यह इम्प्लीमेंट होता है, उसे भी वित्त पोषण करना होता है। अब इसका उद्देश्य बेसिकली हम लोग देख लेते हैं। तो ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह SSG को संगठित कर स्थायी आजीविका प्रदान करना। तो SSG का यहाँ रोल बहुत ज़्यादा है। SSG मैंने अपने पहले वीडियो में ही बताया था क्या होता है। तो कुछ महिलाएं होती हैं, वो एक ग्रुप बनाती हैं और उसमें कुछ सेविंग्स वो लोग करते हैं। तो उस ग्रुप को अगर लीगलाइज करना है, तो बेसिकली यह नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, वही ये सब काम करती है, उसे एक मान्यता प्रदान करने में मदद करती है। तो इसे लॉन्च किया गया था वर्ष 2011 में NRLM के रूप में, मतलब उस समय सिर्फ NRLM नाम था, लेकिन वर्ष 2015 में इसका नाम DNRLM कर दिया गया। अब चलिए इससे रिलेटेड मुख्य विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। तो SSG और उनके संघों का गठन, तो ये स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, स्वयं सहायता समूह और उनके संघों का जो गठन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है दीनदयाल अंत्योदय योजना। दूसरा है बैंक लिंकेज के माध्यम से वित्तीय समावेशन, आजीविका संवर्धन और कौशल प्रशिक्षण। जाहिर सा बात है कि आजीविका सुधरेगी ही अगर ये सब स्कीम्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा और स्किल का भी डेवलपमेंट होगा उसमें। SSG के लिए ब्याज सब्सिडी, तो SSG ग्रुप अगर वह फॉर्मल ग्रुप है, मतलब कि वो रजिस्टर्ड ग्रुप है, तो वह किसी जगह अगर लोन लेने जाते हैं तो उन्हें लोन में ब्याज में सब्सिडी मिलेगी। अब पात्रता, तो कौन लोग इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं, तो SECC, जैसा कि मैंने बताया था कि जातिगत जनगणना के अनुसार ग्रामीण गरीब परिवार। और इससे लाभ क्या मिलेगा, तो महिलाओं का सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन। तो बेसिकली टारगेट किया गया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ही, और जाहिर सा बात है आत्मनिर्भरता आएगी ही और गरीबी उन्मूलन होना ही, यानी गरीबी उन्मूलन कहने का मतलब कि गरीबी खत्म होगी। क्रियान्वयन मंत्रालय कौन है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब अगला स्कीम हम लोग देखते हैं जल जीवन मिशन, हर घर जल। तो इससे रिलेटेड एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए 2019 में यह लॉन्च हुआ था यहाँ की, जैसा आप देख सकते हैं 2020 के गणतंत्र दिवस परेड में क्या होता है, झांकी निकलती है हर राज्य की। उससे पहले हर राज्य को अपना ये भेजना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि हमारा थीम ये रहेगा वो रहेगा। तो बिहार ने इसी थीम को सेलेक्ट किया था, जल जीवन मिशन को। यह रिजेक्ट हो गया था। किस बेसिस पे रिजेक्ट हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट इसे कैसे लॉन्च कर सकते हैं। बेसिकली झांकी क्या निकलती है, उस राज्य की विशेष अगर कोई स्कीम रहती है, कुछ खास बात रहती है, तब निकाला जाता है, तब वह प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट इसमें अपना नाम नहीं दे सकती है। इसमें वित्त पोषण होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, तो इसीलिए बिहार की झांकी वर्ष 2020 में रिजेक्ट हो गई थी। चलिए इसका उद्देश्य हम लोग देखते हैं। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराना। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, और स्टार्टिंग डेट यानी लॉन्च डेट मैंने आपको बता दिया। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है, तो जल शक्ति मंत्रालय है। जल शक्ति मंत्रालय भी वर्ष 2019 में ही स्थापित की गई थी, और इससे रिलेटेड कुछ मुख्य विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। तो इसका लक्ष्य क्या है, तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर सुरक्षित पेयजल प्रदान करना इस स्कीम के अंतर्गत। योजना और रख रखाव में समुदाय की भागीदारी, तो समुदाय मतलब किसी खास समुदाय की नहीं बात हो रही है, जिस भी जगह इस स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है उसमें सभी जो लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है। अपशिष्ट जल प्रबंधन और स्रोत स्थिरता, ये भी इसका एक मुख्य विशेषता है। पात्रता मतलब कि किन लोगों को यह स्कीम का फायदा मिल सकता है, तो सभी ग्रामीण परिवार।
इसमें कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। जाहिर सा बात है, पानी के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन क्यों लगाएगा कि आप जातिगत जनगणना के आधार पर आपको मिलेगा या फिर आपका इनकम लेवल पे मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी ग्रामीण परिवारों के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। लाभ क्या होगी? तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। जाहिर सा बात है, अगर साफ पानी पिएंगे तो स्वास्थ्य में सुधार होगी, जल जनित रोगों की कमी होगी और महिलाओं की श्रम घटेगी। जाहिर सा बात है, पहले क्या होता था, जब वाटर अवेलेबल नहीं था, मतलब पीने योग्य पानी नहीं था, तो महिलाओं को कितने दूर जाना होता था स्वच्छ पानी लेने के लिए। एक गांव में एक पंप रहता था, वहां से लोग क्या करते थे, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर चल के पीने की योग्य पानी वो लोग लेके जाते थे। लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत प्रति घर में 55 लीटर पानी पर डे प्रोवाइड किया जाएगा। तो यही है स्कीम का उद्देश्य, हर घर जल, जल जीवन मिशन। चलिए अब अगला स्कीम हम लोग देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। देखिए, ये एक शहरी के लिए भी आया था, लेकिन यहाँ हम लोग ग्रामीण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यह भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना और स्वच्छता को बढ़ावा देना। जाहिर सा बात है, ग्रामीण क्षेत्र में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, खुले में शौच। तो उस चीज़ को यह खत्म करना चाहती है, इस स्कीम का उद्देश्य है। और अगर ये चीज़ खत्म हो जाएगी, खुले में शौच, तो जाहिर सा बात है स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा ही। यह स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में। यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नहीं। अगर इसमें क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में अगर दिया रहेगा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, तो मोस्टली लोग ग्रामीण विकास मंत्रालय ही टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया था। इसके मुख्य विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। तो व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण, इसके तहत क्या किया जा रहा है, अब ओपन में जो शौचालय है उसको खत्म करने के लिए घर में शौचालय बनवाना होगा। जाहिर सा बात है, आपने गांव में देखा होगा, बहुत लोगों के घर में शौचालय प्रॉपर नहीं होते हैं, इसीलिए लोग खेत का इस्तेमाल करते हैं, खुले में जाते हैं। जागरूकता अभियानों के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन। तो यह सॉलिड और लिक्विड जो होता है उसका वेस्ट मैनेजमेंट भी इसके तहत किया जाता है। जो हम लोग हमारे घर पे, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, आप तो गाँव में भी ये हो रहा है, जो नगर निगम होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वह क्या होती है, आपके घर पे कचरा उठाने आती है। तो उसके कचरे बॉक्स में आपने देखा होगा, एक ब्लू कलर का होता है, एक ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर मतलब कि वह बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसमें आप डाल सकते हैं, वह डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन ब्लू में जो होता है वह डिग्रेड नहीं होता है। तो ठीक उसी तरीके से एक होता है सॉलिड वेस्ट के लिए और एक होता है लिक्विड वेस्ट के लिए। तो उसी तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जाता है। पात्रता, जिन ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय नहीं है, मतलब कि जिनके पास ग्रामीण में शौचालय नहीं है, जिनके घरों में, वह लोग इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। और इससे लाभ क्या मिलेगा? जाहिर सी बात है, स्वच्छता में सुधार मिलेगी, रोगों में कमी आएगी और गरिमा में वृद्धि आएगी। अब चलिए अगले स्कीम को एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका शॉर्ट फॉर्म है PMFBY। यह भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका उद्देश्य हम लोग देखते हैं। तो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों से फसल बीमा उपलब्ध करवाना। देखिए, इस स्कीम के अंतर्गत किस तरीके से फ़ायदा मिलता है। जैसे कि कोई किसान है, उन्होंने खेती किया, तो किसी नेचुरल डिजास्टर, चाहे बाढ़ हो गया या हद से ज़्यादा बारिश हो गया या फिर सुखाड़ हो गया, मतलब बारिश नहीं हुई है, उसमें क्या होता है, उनके फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो जाहिर सा बात है, फसल लगाने तक तो उनका अच्छा खासा पैसा लग चुका होता है। तो यह एक तरीके का इंश्योरेंस है। अगर इन सब चीज़ों में उनका फसल बर्बाद हो जाता है या फिर कोई कीट का हमला हो गया या फिर किसी तरीके की फसल रोग फैल गई, उसके कारण उनकी फसल बर्बाद हो गई, तो यह एक इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस के तहत उस चीज़ को कवर कर लिया जाता है, उसके एवज में धनराशि प्रदान कर दी जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस या फिर बाइक इंश्योरेंस करवाते हैं। यह स्टार्ट किया गया था वर्ष 2016 में। इसकी मुख्य विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। तो प्रीमियम जो है, खरीफ में 2%, रबी में 1.5% और वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल क्रॉप्स जो होते हैं उसमें 5% ये प्रीमियम दिया जाता है। शेष प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसमें प्रीमियम आपको भरना है 2% खरीफ फसल के लिए, रबी के लिए 1.5% और कमर्शियल क्रॉप्स जो होते हैं उसमें 5% प्रीमियम आपको भरना है। प्रीमियम आप समझते हैं कि हर साल आपको भरना रहता है। जैसे कि आपने कोई भी इंश्योरेंस लिया है तो उसका एक सर्टेन अमाउंट आपको पे करना होता है। इसमें क्या है, ये जो परसेंटेज है इतना आपको पे करना होगा, यहाँ बाइफर्केशन किया गया है। और बाकी जो प्रीमियम होती है वह सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब तीसरा पॉइंट विशेषता हम लोग देखते हैं। तो बुआई से कटाई तक हानि की कवरेज होती है।
तो अगर क्रॉप जो है जब बोया जा रहा है उस समय से लेके कटने तक वह जो ये स्कीम है वह एलिजिबल होता है, मतलब कि वह अप्लाई होता है। जब धान कट गया यानी कि धान आपका सही है, फसल आपका सही है, उसके बाद इस योजना को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पात्रता मतलब कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, तो सभी किसान ऋणी एवं गैर ऋणी, तो मतलब कि जो लोन लेते हैं वो लोग भी इसमें लिए एलिजिबल हैं और जो लोग लोन नहीं लेते हैं वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। लाभ क्या मिलेगा, तो जोखिम सुरक्षा मिलेगी, जाहिर सा बात है इंश्योरेंस है तो जोखिम सुरक्षा उसमें मिलेगी ही, और आय में स्थिरता रहेगी। इसका क्रियान्वयन मंत्रालय कौन सा है, तो कृषि मंत्रालय। ये देखिए इसका लोगो है। तो चलिए यहाँ हमने सेवरल स्कीम्स को डिस्कस कर लिया, अब चलिए इससे रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चंस का फॉर्मेट भी मैंने दोनों तरीके से रखा है, स्कीम का बेसिक नॉलेज और जो डायरेक्ट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं वो रखे हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में वित्त पोषण होता है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, 100% सेंट्रली फंडेड होता है, यानी केंद्र सरकार पूरी पैसा वित्त पोषित करती है, राज्य सरकार पूरी पैसा ये फंड करती है यानी 100%, शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और बाय प्राइवेट एजेंसीज। तो ये हमको पता है, जैसा कि यहाँ नाम से स्पष्ट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो इसमें क्या होता है दोनों के द्वारा शेयर किया जाता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो मैंने बताया था वह कंडीशन की नॉर्मल स्टेट के लिए 60-40 का रेशियो होता है, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट और 40 स्टेट गवर्नमेंट, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन रीजन के लिए 90-10, 90 सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी और 10 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फंडिंग पैटर्न 90:10 यानी कि सेंटर और स्टेट, द 90 रेफर्स टू, तो ये काफ़ी आसान सवाल है, इसका राइट आंसर होगा 90% फंडिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य योजनाएं होती हैं, तो ये किस प्रकार की राज्य योजनाएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फुल्ली फंडेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, पूरी तरीके से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व लागू की जाती है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो बिहार सरकार की पहल है, बिहार सरकार की तरफ से एक योजना है, उसे ही बोला जाएगा स्टेट स्कीम। तो यह पूरी तरीके से बिहार सरकार द्वारा ही वित्त पोषित होती है और उसका क्रियान्वयन भी बिहार सरकार ही करती है या फिर कोई सरकार करती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फोकसेस ऑन, बुनियादी ढांचा विकास योजनाएं केंद्रित होती हैं, किस चीज पे केंद्रित होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोड, ब्रिज, हाउसिंग और इरिगेशन, यानी कि सड़कें, पुल, आवास और सिंचाई पे यह केंद्रित होती हैं बुनियादी ढांचा विकास योजनाएं। अब अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट अ गवर्नमेंट स्कीम इज करेक्ट, सरकारी योजना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यह हमेशा स्थायी होती है, निश्चित उद्देश्य और दिशा निर्देश होते हैं, कोई बजट आवंटन नहीं होता, तो यह पॉइंट तो एकदम गलत है, केवल गांव स्तर पर लागू होती है, यह भी गलत है। अब इन दोनों पॉइंट में से हम लोग देखते हैं, तो हमेशा स्थायी होती है, निश्चित उद्देश्य और दिशा निर्देश होती है, तो कोई भी स्कीम होती है वह हमेशा स्थायी नहीं होती है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है और एक दिशा निर्देश होते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ए स्कीम, मतलब कि योजनाओं का वर्गीकरण का यह आधार नहीं है इन निम्नलिखित में से, क्या प्रशासनिक आधार पे इस चीज़ को नहीं बांटा जाता स्कीम को, कवरेज एरिया के बेसिस पे, सेक्टर के बेसिस पे, या फिर वोटिंग पैटर्न के, तो ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मतदान पैटर्न पे स्कीम को नहीं बांटा जाता, उसे नहीं बनाया जाता। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, एमजी नरेगा प्रोवाइड्स हाउ मेनी डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर, तो मनरेगा एक वर्ष में कितने दिनों तक गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है, तो ये स्टार्टिंग में मैंने अच्छे से बताया था कि मिनिमम ये 100 डेज का जो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है वह प्रदान करता है। और क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, तो सामाजिक कल्याण योजनाएं सामान्यतः किस प्रकार का मंत्रालय शुरू करता है, तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो है, बेसिकली यहाँ सवाल पूछ रहा है कि कौन सा मिनिस्ट्री इसके लिए इन्वॉल्व रहती है, तो इसका राइट आंसर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, यानी कि महिला एवं बाल विकास और सामाजिक न्याय मंत्रालय हमेशा सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडर PMAG यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण द मिनिमम साइज ऑफ पक्का हाउस मस्ट बी, तो स्टार्टिंग में मैंने जब ये स्कीम पढ़ाया था तो उसके मुख्य उद्देश्य में मैंने बताया था, मतलब कि ये सवाल पूछ रहा है कि इस योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्के मकान का न्यूनतम आकार क्या होना चाहिए, अगर उस एलिजिबिलिटी को आप मीट कर रहे हैं तभी इस स्कीम के लिए आप एलिजिबल हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि मिनिमम 25 स्क्वायर मीटर का घर होना चाहिए, तो अगर ये क्राइटेरिया आप मीट कर रहे हैं तब यह स्कीम जो है आपके लिए एलिजिबल है।
अब क्वेश्चन नंबर 10 है DNRLM यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन मुख्यतः किसके माध्यम से कार्य करता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर माइक्रो इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है SSG। तो जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ये बेसिकली SSG के द्वारा ही काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर पानी उपलब्ध कराना है? तो ये भी आप पॉइंट आपको मैंने बताया है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध पानी प्रदान करना इस मिशन का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रीमियम रेट फॉर खरीफ क्रॉप इज। तो खरीफ क्रॉप के लिए प्रीमियम रेट क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत? तो इस वो जो मैंने आपको चार्ट बताया था उसमें आप लोगों को अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो उसमें ये दिया गया था 2%, खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और वाणिज्यिक फसल के लिए 5% प्रीमियम भरना होगा। बाकी जो है वह सरकार भरती है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट होता है हमारा स्कीम का क्लास 1। इसमें हमने 5-6 स्कीम डिस्कस किए और उससे रिलेटेड 10-12 MCQ डिस्कस किए। होप करता हूँ कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब बहुत ही जल्दी इसका दूसरा पार्ट मैं लेके आऊँगा, आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो एक टारगेट बैच हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं 15 अगस्त से। कास्ट जीविका के लिए सभी पोस्ट के लिए यह वैलिड होगा। जो जो सभी पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैंने पोस्ट के नाम दे रखे हैं। इसमें सारे पोर्शन कवर किए जाएंगे। जीएस का पोर्शन जिसमें जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मैथ्स था। उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज, तो जो भी पोस्ट हो गया जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया तो उसमें सब्जेक्ट नॉलेज इकोनॉमिक्स था। ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव के लिए कंप्यूटर था सब्जेक्ट नॉलेज। तो ये सारा चीज़ कवर होगा। जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।